In the last session we saw what is lens maker equation और हमने अलग अलग टाइप के लेंस देखे थे, बाइकॉन्वेक्स, इक्विकॉन्वेक्स, उसमें बाइकॉन्वेक्स में इक्विकॉन्वेक्स, पैनोकॉन्वेक्स, देन कॉन्केवो कॉन्वेक्स. We also saw what is biconcave, biconcave में equiconcave, and then we also saw, if you remember, convexo concave, plano concave, etc., etc. So we quickly, we discussed formation of image by lens. तो आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं and then we'll move ahead. So let's discuss image formation by lens. तो ये जो image formation by lens है, it is similar to case of mirrors. मिरर के केस में भी एग्जैक्टली सेम टाइप से ही था. तो अगर आपको याद होगा, वहां पे हमने पहले डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर विच इज कॉन्वर्जिंग सिस्टम. यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस विच इज आल्सो अ कॉन्वर्जिंग सिस्टम. So in case of concave, we'll discuss one by one. If you remember, exactly same lines पे ही आपको follow करना है. So you have biconvex lens. हम टेबल तो नहीं बनाएंगे, but we will quickly discuss. So in this case, what you have is, ये आपके पास you have principal axis, and then starting में ऑब्जेक्ट आप रखते हो infinite distance पे. So object at infinity, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो रेस कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी दे आर पैरेलल रेस एंड दे आर एक्चुअली पैराएक्सियल रेस, क्योंकि वो पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो पैरेलल मतलब रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट पैराएक्सियल मतलब रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. So when the object is at infinity, the rays basically converge at a point which is called as focus. तो इस केस में ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज एट फोकस. इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ बेसिकली, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से फोकस का डिस्टेंस विल बी फोकल लेंथ. नेचर ऑफ द इमेज अगर आपको याद होगा तो ये था रियल. यहाँ पे रियल मतलब ऑन द अदर साइड, इन्वर्टेड एंड पॉइंट डिमिनिश्ड. तो इमेज formed is in the form of a point. Then next case number 2. So in case 2, exactly same cases है, exactly same. तो ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, अब आप ऑब्जेक्ट को ला रहे हो क्लोजर टू द लेंस, अभी पास में ला रहे हो आप. मैं एक काम करूंगा, मैं पहले कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूँ. लेट अस से दिस इज फोकस, let us say this is 2 times of focus, 2f, right? So now आप इस केस में क्या करोगे, you will be keeping the object beyond 2f, मतलब object distance जो होगा वो greater than 2f होगा. So object distance in this case is greater than 2 times of focal length. In this case, if you remember correctly, अगर object distance greater than 2f है, जैसे जैसे object लेंस के पास आएगा वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाएगा. तो यहाँ जो इमेज बनता है इट इज बिटवीन f एंड 2f. तो इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन f बट लेस देन 2f. यहाँ पे भी नेचर अगर आप देखोगे तो डिमिनिश्ड है, रियल है और इन्वर्टेड है. इट इज रियल, राइट? रियल है ये? नो, एग्जैक्टली इट इज नॉट रियल. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड. गुड. तो ये बेसिक चीजें याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ऑफ कोर्स आप बोलोगे अगर ऐसा है तो फिर फोकस लेंस के केस में देयर आर 2 फोकस, तो यू हैव फोकस ऑन बोथ साइड्स, सो f एंड 2f. तो ये याद रखना, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज हाउ यू गेट इट. और रे डायग्राम कंप्लीट अभी कर देता हूं, बट नॉर्मली नो नीड टू कंप्लीट रे डायग्राम हियर, इट इज जस्ट लाइक दिस. This is how it is formed. Okay. अब next case. तो इसी को मैं आइडियल केस मान के हम लोग यही डायग्राम यूज कर लेंगे. We will use this diagram and discuss the third case.
Now my ray diagram though I will not complete at all. So what you need to know in this case is, अब अगले केस में आप you are bringing the object at 2f. तो इस केस में object is at 2f. Object is at 2f. Image is also at 2f, but image is real. It is real because it is on the other side. तो इस केस में real image, inverted image, and of the same size, right? Object distance is 2f and image distance is also 2f. तो ये तीसरा केस हो गया. नेक्स्ट केस, आई विल नॉट ड्रॉ डायग्राम नाउ. अब आप ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन f और लेस देन 2f. इस केस में इमेज will be at a distance of greater than 2f. This is the first time you get magnified image, real, inverted and magnified. तो ये cases है. This is case number D. We started with first case over here, case A. Then मतलब total 5 cases है, आपको याद होगा. Exactly similar to concave mirror. Exactly similar, on the similar lines you will get this. Now last case here of real image formation, of course. तो इस केस में ऑब्जेक्ट आप रखते हो फोकस पे, इमेज बनता है इंफिनिटी पे, राइट? तो आफ्टर दिस यू हैव रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड. गुड. देन इसके बाद का जो केस है, यू कीप ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस विच इज लेस देन फोकल लेंथ. और आपको याद होगा यहाँ पे इस केस में इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. और यू शुड रिमेंबर व्हाट इज V, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये याद होना चाहिए. व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज इन दिस केस? इट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस. तो ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, तो वो आप लिख लेना खुद. बट यू नीड टू नो दिस. दिस इज द ओनली केस जहां पे वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड होता है. एक ही केस है, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन. जैसा मिरर में था वैसा यहाँ पे है. सिर्फ कॉन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो 6 केसेस, फाइन. देन पार्ट टू इज कॉन्केव लेंस. तो अभी हमने कॉन्वेक्स देख लिया, पार्ट 2 विल बी कॉन्केव. और आपको याद होगा कॉन्केव लेंस में 2 ही केसेस होते हैं, ओनली 2 केसेस आर देयर. एक तो आप रखते हो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे ही बनेगा, राइट? करेक्ट. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस. बट इस केस में इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड. तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं. द आइडिया हियर इज सिंपल. यू हैव अ बाई कॉन्केव लेंस, और इस केस में ये बाई कॉन्केव, ये इक्वी कॉन्केव भी है, बिकॉज both the surfaces have same amount of curvature, दोनों का रेडियस सेम है. तो दिस इज व्हाट यू हैव. नाउ रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वो ऐसे आएंगे, पैराक्सियल रेज होंगे. और देन ऑफ कोर्स क्योंकि ये डाइवर्जिंग सिस्टम है तो इससे जो है डाइवर्ज होगा, लेकिन इट विल अपीयर टू अस एज इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऐसा हमको दिखेगा, ऐसा हो नहीं रहा है बट ऐसा दिख रहा है. तो ये जो पॉइंट है F, we will see in reality what is happening. Rays are coming like this and getting diverged, but it appears, ऐसा दिखता है, appear होता है as if the rays are coming from a single point. तो ये जो single point है, it is image. तो यहाँ पे image is formed at focus, focal length. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. और क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है तो ये होगा वर्चुअल और इरेक्ट एंड पॉइंट डिमिनिश्ड. दूसरा केस नंबर सेकंड केस में अब यू विल कीप ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर.
मोर और लेस। अब बोलेगे ऑप्टिक सेंटर तो यहाँ पे होता है, फिर अंदर कैसे रखें? अंदर नहीं रखते हम, you cannot keep it inside. Well, by the way, ये जो लेंस होता है ना, it is very very thin. So you need to know the lens is actually extremely thin, very very thin lens. ऐसा लेंस होता है वो। हाँ, तो of course अगर इतना thin है तो ऑप्टिक सेंटर is right here. Good. तो you have to know this. Simple. तो ये केस extremely simple है. In this case, object distance u is less than infinity. Okay, anywhere between infinity and optic center. It is greater than 0 but less than infinity, right? और image आपको पता है कहाँ बनता है, तो you should know image is formed between optic center and focus. और यहाँ पे nature होता है virtual, erect and diminished. तो जैसे मिरर का केस था वैसे ये भी केस है, ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ वर्चुअल इमेज, मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज, एक ही पॉसिबिलिटी है। कौन सा? कॉन्वर्जिंग सिस्टम। वहां पे कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। और कब? वो तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। नाउ once you know this, उसके बाद अगला टॉपिक है, of course we have seen lens maker equation for different types of lens. याद होगा आपको, याद होना चाहिए। what was focal length in terms of radius for a biconvex? नहीं याद है, fine. तो lens maker equation you need to remember. आपको lens maker equation याद होना चाहिए, और वो इक्वेशन याद होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। नॉर्मली हम लेंस को रखते हैं एयर में। मैंने एग्जांपल भी दिया था, व्हेन यू आर वियरिंग दिस स्पेक्टाकल्स, तो सराउंडिंग मीडियम ऑफ दिस मटेरियल इज नथिंग बट एयर। तो μ1 क्या आ जाता है? एयर। तो ये आ जाएगा 1 बाय एफ इक्वल टू μ2, मतलब मटेरियल जो होगा लेंस का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। देन आई टुक एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ लेंस। मैं अभी एक से बता रहा हूं, आई विल नॉट रिपीट एवरीथिंग अगेन। हमने लिया था इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब जिसके दोनों साइड का कर्वेचर सेम होगा, मतलब दोनों साइड का इस केस में रेडियस सेम होगा। फिर अगर आपको याद होगा तो ये नंबर 1 सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, और यू नो r1 इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव r एंड r2 इज ऑफ कोर्स नेगेटिव r। देन यू सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन, लेंस मेकर इक्वेशन, यू गेट μ-1। r1 कितना आया? पॉजिटिव r। और r2 कितना आया? नेगेटिव r। नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। तो आपने लिखा था यहाँ पे 1 अपॉन f μ-1 2 बाय r। फिर you get f इक्वल टू r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ μ-1। Then I told you if it is made up of glass, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। तो f इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू 1.5 माइनस 1, r अपॉन 2 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू r। तो इक्वी कॉन्वेक्स के लिए f इक्वल टू r, इक्वी कॉन्केव के लिए f इक्वल टू माइनस r। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेंस। तो सिर्फ याद रखना, वी विल नॉट रिपीट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू रिपीट एवरीथिंग ओवर अगेन। तो ये यहां तक याद रखो। देन इम्पॉर्टेंट नॉर्मली क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, नॉर्मली हम लोग एयर में रखते हैं, मतलब सराउंडिंग मीडियम बीइंग वैक्यूम और एयर। बट मे बी लेट्स से you have a lens which you are keeping inside a liquid for some reason। तो आपके पास एक लेंस है जिसको आपने लिक्विड में रख दिया। देन हमें ये देखना है व्हाट इज द फोकल लेंथ of this lens when kept inside liquid। So we want to check what is the focal length of this lens when in liquid। तो इस केस में you will have to use this formula। तो अब इसको
कैसे चेंज करेंगे? सिंपल है, 1 upon focal length of the lens in liquid. Remember one thing, this is not focal length of liquid. Focal length of liquid doesn't make any sense. Refractive index of liquid बोलोगे तो समझ सकते हैं, but focal length of liquid does not make any sense here. This is 1 upon focal length of lens. कहाँ पे? In liquid, equal to. अब ऐसा है कि यहाँ पे mu2 मतलब ये जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मतलब लेंस जो मटेरियल होगा ना लेंस का, नॉर्मली होता है ग्लास, तो नॉर्मली लेंस अंडर नॉर्मल कंडीशंस दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू क्या? लिक्विड, क्योंकि मैंने बताया ये नीचे म्यू1 मतलब ये सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं वापस बता रहा हूं, डू नॉट गेट कंफ्यूज, डू नॉट बी इन हरी टू आंसर। वी डोंट हैव, आई मीन कम से कम अभी हमें कोई ऐसी घाई नहीं है कि हमारे पास 5 मिनट है, 3 मिनट है आंसर देने के लिए। यू नीड नॉट टू बी इन हरी, समझ लो पहले। यहाँ पे जो mu2 होता है ये लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, mu1 जो है ये सराउंडिंग का है। अब mu1 अगर मैंने एयर में रखा होता तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर, FA। अगर एयर में रखा होता तो ये होता μg। क्यों μg? क्योंकि लेंस किससे बना है? ग्लास से। गुड। mu1 is refractive index of air, minus 1 by r1 minus 1 by r2। सेम लेंस को जब लिक्विड में रख दिया तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, μg by mu लिक्विड minus 1 by r1 minus 1 by r2। अब एक काम करो, अब डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन एयर अपॉन 1 अपॉन फोकल लेंथ इन लिक्विड इक्वल टू μg minus 1 और 1 by r1 minus 1 by r2 अपॉन μg by μl minus 1 by r1 minus 1 by r2, cancel and cancel। So you will have focal length in liquid upon focal length in air equal to μg minus 1 upon, अब इसको μg minus μl upon μl, तो μl आ जाएगा ऊपर। This is what you have। Imagine, ये तो भी फॉर्मूला बन गया हमारे पास। या आप इसको अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो भी चलेगा, आप इसको एज इट इज ऐसा लिख दो, दैट्स इट। तो you just have to, you can just keep it like this, fine, ऐसा भी चलेगा, it's just okay, ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Now imagine हमारे पास जो लेंस है अगर वो ग्लास का है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और लिक्विड अगर वाटर है तो वाटर अगर एज ए सराउंडिंग लिक्विड ले रहे हो तो इसका आता है 4/3, और ये 1.5 मतलब 3/2, तो ये पता होना चाहिए दिस इज 3/2। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। तो 3/2, तो फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड इन, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड मतलब फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू, यू हैव हियर 1.5 minus 1 है ना, 1/2 मतलब 0.5, ओके। और ये नीचे आएगा 3/2 अपॉन 4/3 अपॉन 4/3 माइनस 1, तो सॉल्व कर लो। 1/2 दिस इज ऑफ कोर्स, ये ऊपर जाएगा 3 और 3 9, 2 नीचे आएगा, 2 into 4 8 माइनस 1। तो नाउ दिस इज ऑफ कोर्स, ये सॉल्व करो, फोकल लेंथ इन वाटर अपॉन एयर 1 अपॉन, दिस इज 1/8, तो 2/8 मतलब ये आ जाएगा टोटल 4। तो फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 times ऑफ फोकल लेंथ इन एयर। अगर ये पता है तो समटाइम्स मे बी दे विल आस्क you have a lens of focal length 10 centimeter, when placed in water what is the focal length of the lens? एयर में कितना? 10, वाटर में कितना होगा? 4 into 10 40, डन, खत्म। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, तो ये पता होना चाहिए बेसिक। देन अगर आपको टू बी
आई मीन जस्ट जनरल केस, हो सकता है कि वाटर नहीं हो सकता है कोई और लिक्विड हो, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है म्यू एल, बस वो सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। नाउ यू शुड नो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। लेंस मेकर इक्वेशन तो पता है आपको, आपको मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला पता है, तो अभी आपको पता होना चाहिए लेंस फॉर्मूला। तो जैसे मिरर के केस में आप लिखते हो, इफ यू रिमेंबर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे माइनस आता है। इन केस ऑफ लेंस ओनली चेंज इज दैट यहाँ पे बीच में एक नेगेटिव साइन है, मिरर के केस में यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, दैट्स द ओनली चेंज। नाउ what else we are supposed to see is, okay, cutting of lens. So cutting of lens, so we can cut lens in two different orientation. Cutting of lens, so imagine हमारे पास lens है, and of course इस lens का कुछ focal length है और इस लेंस का कुछ पावर है, एंड आई होप यू नो व्हाट इज पावर। यू नो व्हाट इज पावर? 1 फोकल लेंथ। जिनको पता नहीं उनके लिए, पावर इज 1 फोकल लेंथ, राइट, नॉर्मली मेजर्ड इन डायोप्टर्स। तो ये जो आप चश्मा लगाते हो -2 -2.5, यू आर टॉकिंग अबाउट पावर, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट 1 फोकल लेंथ, तो ये पता होना चाहिए। सो 1 फोकल लेंथ इज पावर। नाउ द आइडिया हियर इज, हमारे पास दो सेम टाइप के लेंस है, इसका फोकल लेंथ है f पावर है p, इसका भी फोकल लेंथ है f पावर है p। अगर मैंने इस लेंस को कट किया, तो देयर आर टू ओरिएंटेशन, हाउ कैन यू कट। एक तो आप इसको कट कर सकते हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक आप कर सकते हो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यू कैन कट द लेंस इन टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। द क्वेश्चन हियर इज, ये कट करने के बाद जो दो पीसेस बनेंगे, बिकॉज दो पीसेस बनेंगे हियर, इन बोथ केसेस यू विल हैव टू पीसेस ईच। तो एक आपके पास ऐसा पीस बनेगा, दूसरा, तो द क्वेश्चन हियर इज कि जो दो पीसेस हमारे पास बने, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड व्हाट इज द पावर ऑफ ईच पीस। What is the focal length? What is the focal length in this case? f/2. No. आपको पता है focal length depends on the thickness, है ना? तो thickness half होना, well, wait a minute, you need to understand what you mean by focus. What is focal length? Distance between optic center and the point where lens will converge the light. जो आपके पास अभी देखे ना केसेस हमने, ये जो पैरेलल रेज आ रहे हैं, वो रेज जहां पे कॉन्वर्ज होंगे, उस पॉइंट का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से इस फोकल लेंथ। मैंने अगर हाफ ही पार्ट लिया, मैंने हाफ पार्ट कर दिया, हाफ पार्ट करना मतलब उसका कॉन्वर्जिंग का कैपेबिलिटी कम करना, मतलब अब वही रेस वो कहाँ कॉन्वर्ज होंगे, किसी और पॉइंट पे होंगे विच इज अवे, तो ओरिजिनल फोकल पॉइंट से दूर जाएगा, तो 2f होगा। वेरी गुड, तो इट इज गोइंग टू बी 2f। तो ये यहाँ पे इट विल बी 2f ईच। अब ये अगर 2f हुआ तो पावर विल बी हाफ, क्योंकि पावर इज 1 फोकल लेंथ, तो इसका जो पावर है ये p/2 होगा और ये भी p/2 होगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड। और अगर इस केस में इफ आई कट द लेंथ इनटू 2 पार्ट्स, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, वी कैन एक्चुअली कट इट इनटू 2 पार्ट्स। So you can have something like this, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ऊपर, तो there will be basically 2 parts of this। तो ऐसे 2 पीसेस अगर हुए आपके पास, तो in that case थिकनेस चेंज हुआ है क्या लेंस का? नहीं,
तो जब थिकनेस चेंज नहीं हुआ तो फोकल लेंथ क्यों चेंज होगा? फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम, फोकल लेंथ सेम तो पावर विल बी द सेम. So when you cut lens along principal axis, there is no change in focal length or power of the lens. It remains just the same. Fine, ये पता होना चाहिए. Then you should know magnification. अब magnification exactly same lines पे है. जैसे magnification आपने मिरर का केस देखा था, वैसे ही यहाँ पे लेंस के केस में सिर्फ थोड़ा प्लस माइनस का डिफरेंस है. तो आई जस्ट टेल यू दैट क्विकली. मैग्निफिकेशन, और अगर आपको याद होगा तो हमने दो टाइप के मैग्निफिकेशन देखे थे, इफ यू रिमेम्बर ऑफ कोर्स. एक था लीनियर मैग्निफिकेशन, एक था एरियल मैग्निफिकेशन. और लीनियर में दो केसेस थे वापस से. यू मस्ट रिमेम्बर, इन केस ऑफ लीनियर देयर वाज लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल. तो यहाँ पे भी दोनों केसेस है, यहाँ पे लैटरल भी है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल भी है. तो हियर फर्स्ट केस इज ऑफ lateral magnification. of course ये linear की बात चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे you have aerial या फिर superficial magnification, और ये आगे आपके पास longitudinal magnification which is part of linear magnification. तो formulas you must remember वही है. it is image size upon object size, और image size upon object size image distance upon object distance. सिर्फ इतना ही है यहाँ पे इन दैट केस कि ये नेगेटिव साइन नहीं आता है. जैसे इन केस ऑफ मिरर देयर वाज अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और अगर आपको याद होगा तो आपने लिखा था इन टर्म्स ऑफ f माइनस यू, f माइनस वी, ऐसा कुछ लिखा था आपने. तो यहाँ पे भी लिख सकते हो. यहाँ पे आएगा f अपॉन f प्लस यू, या फिर f अपॉन f माइनस वी अपॉन f. तो कैसा करते हैं मैं बता देता हूँ, बट ऑफकोर्स यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ यू नो कि यहाँ पे v बाई यू चाहिए, और अभी अभी हमने यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लिखा. v बाई यू चाहिए तो इसको व्हाट यू कैन डू इज मल्टीप्लाई बाय v. तो v बाई f इक्वल टू v बाई v इज 1 माइनस v बाई u. इसको शिफ्ट कर दो तो v बाई यू 1 माइनस v बाई f क्रॉस मल्टीप्लाई f माइनस v बाई f माइनस v बाई f. गुड. अगर आपको इन टर्म्स ऑफ u चाहिए होगा तो व्हाट यू विल डू इज यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय u कर दो. u मल्टीप्लाई करोगे तो u बाय f इक्वल टू u बाय v माइनस u बाय u इज 1. शिफ्ट इट ओवर हियर. u बाय f प्लस इक्वल टू u बाय v. So this is u plus f upon f equal to u by v. इसका रेसिप्रोकल v by u is f plus u by f. रेसिप्रोकल ना? सही किया रेसिप्रोकल? नहीं. वेरी गुड. हाँ, तो ये नीचे आएगा. तो दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर f upon f plus u, f upon f plus u. So this is how you can find out what is the formula for magnification. And then लॉन्गिट्यूडनल के केस में जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप नॉर्मली रखते हो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो केस बन जाता है आपका लैटरल मैग्निफिकेशन का. बट इमेजिन कि आप ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप ऐसा रख रहे हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो उस केस में इफ यू रिमेम्बर, हम ऑब्जेक्ट को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करते ही नहीं है. वी इमेजिन द ऑब्जेक्ट टू बी मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट एंड्स. तो वो केस मैं आपके लिए रख रहा हूं, वो आप खुद देखोगे. यू शुड वर्क आउट बाय योरसेल्फ लॉन्गिट्यूडनल. तो जो इसके बाद का केस था एरियल मैग्निफिकेशन, इट इज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल. तो एरियल मैग्निफिकेशन के केस में आपके पास एक एरिया है जिसका इमेज आप देख रहे हो, और इफ यू रिमेम्बर, नहीं याद है तो बता देता हूं. तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट यू हैव एरिया. तो आपके पास ऐसा एक एरिया है, सरफेस एरिया है जिसका मैग्निफिकेशन आप देख रहे हो. तो इन दैट केस इफ यू, आपको याद तो होना चाहिए, वैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये साइड ए है तो ये उसका मैग्नीफाइड साइड एम ए है, ये साइड बी है तो ये उसका मैग्नीफाइड साइड एम बी है. तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ चेंज होने वाला है नहीं. यहाँ पे एरियल मैग्निफिकेशन
एरियल मैग्निफिकेशन, यहाँ पे आपको एरियल मैग्निफिकेशन विल बी एरिया ऑफ द इमेज अपॉन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ द इमेज इज MA इंटू MB, अभी अभी बताया मैंने कैसे, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज A इंटू B। कैंसिल कैंसिल, तो इसमें आएगा स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, और लीनियर मैग्निफिकेशन आपके ऑलरेडी है F अपॉन F प्लस U का स्क्वायर, या फिर F माइनस V अपॉन F का स्क्वायर। तो सिंपल सिंपल, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर फॉर्मूलाज। अब नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पहली बात तो यूज क्यों करना है देख लेते हैं। व्हाई डू वी वांट टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, द थिंग इज, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको आगे जाके साइंस में स्पेसिफिकली ऑप्टिक्स में कुछ करना है तो ये बेसिक्स पता होना चाहिए। द आइडिया हियर इज, अभी अभी हमने देखा कि फोकल लेंथ डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ द लेंस पे। जितना ज्यादा लेंस थिक होगा उतना कम उसका फोकल लेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंस है हमारे पास, एंड लेट्स से ये जो लेंस है, हम ऐसा करते हैं इस केस में एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी लेते हैं। सो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी विल बेसिकली कन्वर्ट एट सम पॉइंट, ओके। एंड मुझे ऐसा करना है कि आई वांट दिस रेज टू कॉन्वर्ज नियरर, थोड़ा पास में कॉन्वर्ज करवाना है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इन दैट केस इसको थोड़ा थिक करना पड़ेगा। अब इसको आप थिक कर दिए, तो जितना थिक करोगे उतना ही फोकल पॉइंट पास में आता जाएगा। सो द मोर थिकनेस ऑफ द लेंस, नियरर इज द फोकल पॉइंट। तो ऐसा होता है। तो अगर मुझे फोकल लेंथ कम करना है तो मुझे लेंस को थिक करते जाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है, अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेंस यूज कहाँ करते हो, कहाँ यूज करते हो? माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स, फाइन, करेक्ट। तो डू यू कीप इट इन दिस ओरिएंटेशन? नो, आप इसको ऐसा रखते ही नहीं हो। इन रियलिटी यू डू नॉट कीप इट लाइक दिस। You basically will keep this in something like this. टेलीस्कोप को देखोगे, टेलीस्कोप में से देखोगे तो कहां देखोगे? ऊपर ही देखेंगे ना। तो लेंस को ऐसा ही रखना पड़ेगा क्योंकि आप इसमें से ऊपर देखोगे। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो भी आप लेंस से नीचे की तरफ, तो ओरिएंटेशन विल बी समथिंग लाइक दैट। थोड़ा इसको थिक कर देता हूं मैं, थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूं थिकनेस। अब इमेजिन अगर मैंने एक लेंस को वर्टिकल पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया, लाइक समथिंग लाइक दैट, ऐसा रख दिया। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड समवेयर? डिफरेंशियल ग्रेविटी। डिफरेंशियल ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक वर्ड आता है व्हिच इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल ग्रेविटी। बेसिकली द थिंग इज, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? 1 upon r square. r is center to center distance. अब क्या होता है, ये जो लेंस है इट इज डेफिनेटली हर एक जगह पे यहाँ पे मटेरियल है। तो जो नियरर पॉइंट्स है, क्योंकि ग्राउंड से नियरर पॉइंट्स है, तो ग्राउंड से नियरर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, फाइन। तो व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज ऑफ दिस, जब आप इसको लेंस को ऐसे ओरिएंटेशन में रखते हो तो लेंस के नीचे के पार्ट में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कंपेयर टू ऊपर का। तो व्हाट हैपेंस, तो ऐसा कुछ हो जाएगा उस केस में। यू विल सी दैट द शेप ऑफ द लेंस विल बी डिस्टॉर्टेड। एक साइड पे, मतलब अभी इट इज नो मोर इक्विकॉन्वेक्स, एक साइड पे उसका कर्वेचर ही चेंज हो गया। सो इट बिकम्स लाइक अ कपकेक, ओके।
तो उससे क्या होगा, इमेजेस दैट विल बी ऑब्टेन्ड विल नॉट बी क्लियर, दे विल बी डिस्टॉर्टेड, ब्लर्ड इमेजेस। लेकिन फिर प्रॉब्लम है, मुझे तो फोकल लेंथ कम चाहिए, आई वांट स्मॉलर फोकल लेंथ। तो व्हाट इज टू बी डन इन दैट केस, क्योंकि ये सब, इसको वैसे बाय द वे एबरेशंस बोलते हैं। एबरेशंस मतलब देयर आर डिफेक्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो अब क्या करते हैं, फिर अभी हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यू सी, अब ऐसा करेंगे कि फिर दो लेंस को हम साथ में रख देंगे। तो दिस सिस्टम ऑफ टू लेंस will act as a single lens, तो it will basically behave as if it is a single lens। तो ये ऐसा बिहेव करेगा कि ये सिंगल लेंस है, it is something like that। okay, तो that is why you need to use combination of lens। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर मेरे पास पहले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे का f2 है, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या आएगा, तो 1/f कॉम्बिनेशन इज 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आपके पास दो से ज्यादा है और n लेंस इन कांटेक्ट, अगर आपके पास दो से ज्यादा लेंस है तो 1/f कॉम्बिनेशन इज 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जितने होंगे उतने, राइट। अब अगर लेट्स टेक अ केस, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कांटेक्ट में रखोगे, मे बी यू डोंट नीड टू कीप दिस इन कांटेक्ट। हो सकता है आपने इनको डिस्टेंस पे रखा, मे बी यू हैव केप्ट देम एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। तो इस केस में फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। अगर टच कर दिया तो d की वैल्यू 0 हो गई, d की वैल्यू 0 हो गई तो थर्ड टर्म अपने आप वहां से जाएगा और वापस से यू विल बी बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ you can find out focal length of combination of different lens in contact, or maybe they are kept at some distance apart from each other, ऐसा भी कर सकते हैं। Then you have silvering of lens। सिल्वरिंग मतलब सिल्वर की कोटिंग करना नहीं, रफ करना। सिल्वरिंग मतलब मेकिंग वन सरफेस एज मिरर, रिफ्लेक्टिंग बनाना, उसको एक सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाना, उसको बोलते हैं सिल्वरिंग। सो सिल्वरिंग ऑफ लेंस, silvering of lens। So what we have is, I'll take one lens from here। हमारे पास एक लेंस है, अब इसके एक साइड को हम पॉलिश कर रहे हैं। सिल्वर करना मतलब रफ करना, मतलब पॉलिश करना। तो इसके एक साइड को हमने रफ कर दिया। अब जो सेकेंड सरफेस है, it will behave like a reflecting surface instead of refracting surface। क्योंकि एक साइड को पॉलिश करना, सिल्वर करना, मतलब यहां से अब लाइट बाहर नहीं जा सकता। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब दिस सिल्वरिंग ऑफ लेंस विल बी लाइक, it will behave like something like this। it will behave like a lens। कौन सा लेंस, यहाँ पे कॉन्वेक्स प्लस वन मिरर। ओके, तो प्लस वन मिरर, तो ऐसा ये बिहेव करेगा। तो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये जो सिल्वर्ड लेंस है, इसका फोकल लेंथ अगर f है, इसका फोकल लेंथ लेंस का l है, और इसका फोकल लेंथ लेटर से fm है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड लेंस इन टर्म्स ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। So it tells you 1/f equal to 2/fl plus 1/fm। Now sometimes people ask कि यहाँ पे 2 क्यों आया, वो डेरिवेशन से आता है। नहीं तो याद रखने का तरीका है, क्योंकि दो सरफेस है ना इसके, तो दो, मिरर का एक ही सरफेस है क्या, तो एक। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेम्बर इट। तो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड लेंस, नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। इट इज नॉट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। इससे पहला क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर। गुड, तो दैट्स द एंड ऑफ लेंस का पार्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स प्रिज्म, क्योंकि थियरी हमको पहले खत्म करना है, एंड देन फ्रॉम वन मोर लेक्चर वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। तो वी विल मूव टुवर्ड्स प्रिज्म थियरी नाउ। सबसे पहले प्रिज्म थियरी में प्रिज्म क्या है वो पता होना चाहिए।
So you should know prism is a transparent glass slab with two refracting surfaces. और उस टोटल प्रिज्म में आपके पास दो ट्रायंगुलर शेप सरफेस होते हैं और तीन होते हैं रेक्टेंगुलर सरफेसेस, 2 ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर, और उस 3 रेक्टेंगुलर में से 2 होते हैं रिफ्रैक्टिंग. सो व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. आपके पास यू हैव काइंड ऑफ 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होता है, तो इट लुक्स लाइक दिस. तो ये आ गया प्रिज्म. गुड, दिस इज प्रिज्म. नाउ द थिंग इज, अब लाइट को इंसिडेंट करना है, और वेल दिस इज यूज्ड फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब व्हेन यू पास व्हाइट लाइट थ्रू दिस, you see 7 different colors, right? So dispersion is splitting of white light into constituent colors, into components. तो हम अब हमारे पास टोटल 5 सरफेस है. एक फ्रंट साइड का रेक्टेंगल, एक बैक साइड का रेक्टेंगल, एक बॉटम का रेक्टेंगल, एक फ्रंट ट्रायंगुलर फेस, एक बैक ट्रायंगुलर फेस. तो हम लाइट कहाँ पे इंसिडेंट करते हैं? रेक्टेंगुलर फेसेस पे. कौन से? ये जो साइड के जो रेक्टेंगुलर फेसेस है. तो यू विल either incident light on that side or the front side. तो ये जो दो साइड है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, करेक्ट. अब ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा, ये और ये, these are रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. ये जो लाइन है जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को ज्वाइन करता है, इसको बोलते हो रिफ्रैक्टिंग एज. सो दैट इज रिफ्रैक्टिंग एज. सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज. और रिफ्रैक्टिंग एज को अपोजिट जो साइड होता है, ये नीचे का बॉटम, इसको बोलते हैं बेस. और रिफ्रैक्टिंग एज में जो एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल. तो A is called as prism angle, angle of prism angle और refracting angle. So this is what you need to know. अब you need to know what is called as principal section. For example, हमारे पास ये एक प्रिज्म है, ये ऊपर का रिफ्रैक्टिंग एज है. अब रिफ्रैक्टिंग एज को मैं अगर अलोंग द लेंथ काटता हूं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्योंकि अलोंग द लेंथ काट रहे हो. लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ होता है. अगर उसको मैं परपेंडिकुलर काटता हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो परपेंडिकुलर काटने के बाद क्या दिखेगा मुझे? ट्रायंगल. उसको बोलोगे प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म. तो बेसिकली ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सेक्शन. तो प्रिंसिपल सेक्शन की जब बात होगी, इन दैट केस यू विल सी समथिंग लाइक दिस. सो अ सेक्शन of the prism which is obtained by cutting the prism perpendicular to the refracting edge is called as principal section. ये A, B और C, this is nothing but principal section of prism. अब हम इसके बाद जो भी थ्योरी देखेंगे, हमारा फोकस होगा सिर्फ प्रिंसिपल सेक्शन पे. हम पूरे प्रिज्म की बात नहीं करेंगे. तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी, हाँ, तो फिर प्रिंसिपल सेक्शन के एक साइड पे इंसिडेंट होगी. गुड. देन लेट अस डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला. और इसका डेरिवेशन क्यों करना है? क्योंकि इसके डेरिवेशन के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, इस प्रिज्म फॉर्मूला के डेरिवेशन के जो बीच में स्टेप्स आते हैं, उस पे भी क्वेश्चन आता है जेईई नीट में. तो यू कैन नॉट स्किप. आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे फाइनल फॉर्मूला पता है, हो गया काम. नहीं हुआ काम, तुमको एक एक स्टेप पता होना चाहिए. सो व्हाट यू विल डू इज you will start by taking principal section. तो ये आ गया principal section, ठीक है. तो मान लो this is principal section by the way. Good. अब of course इसको मैं A बोल रहा हूँ, ये B है, ये C है, and definitely this is angle of prism A. You have a ray of light incident on one of the two faces. मैं काम करता हूँ, मैं AB face पे ले लेता हूँ. तो you have a ray of light which is like this, incident here. अब याद रखना, the light is going from air to rarer to denser. तो
अभी वो या तो टूवर्ड्स या तो अवे बेंड होगा, मतलब बेसिकली हमको पता है क्या होगा, मैं एम टेलिंग यू कि मीडियम चेंज हो रहा है। जब जब मीडियम चेंज होगा तो डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड ईदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल। फ्रॉम नॉर्मल तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, तो पहले सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, जानबूझ के एक्सटेंडेड नॉर्मल है, समझेगा बाद में क्यों किया ऐसा। तो नाउ एज यू कैन सी दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपके पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। गुड। तो नाउ द रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा तो इट विल बेंड समथिंग लाइक दिस। गुड। तो नाउ दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेकिन पहली सरफेस पे तो R1। ओके, मैं इसको नाम भी दे देता हूं, इसको P, इसको Q, इसको R बोल देते हैं। अब ऐसा है कि वापस से एट पॉइंट R व्हाट इज हैपनिंग, at point R the ray of light is again going from denser to rarer now। तो अब वापस से मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आई ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर टू द सरफेस, normal drawn to the surface। Now in this case the ray is going from denser to rarer, it will bend away from normal, so it bends away from normal। तो in this case ये हो गया एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमर्जेंट मतलब बाहर जाना, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। गुड। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल एस, सब नेम आई वांट टू गिव, आई डोंट नो व्हाट, मे बी इसको एस बोल देते हैं, इसको अंदर डी बोल देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। गुड। अब इफ अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जाता सीधा सीधा, राइट। द रे मस्ट हैव वेंट स्ट्रेट इन एब्सेंस ऑफ प्रिज्म, तो सीधा जाता। और अगर आपको याद होगा, आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी याद होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको ये बताता है कि पहले फेज से इंसिडेंट हुआ या फिर दूसरे फेज से इंसिडेंट हुआ, द पाथ ट्रेवल विल बी एग्जैक्टली द सेम। तो जरूरी नहीं है, मतलब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस को स्विच कर सकते हो, यू कैन जस्ट चेंज इट। तो पाथ ट्रेवल विल ऑलवेज बी द सेम। तो अगर उल्टी डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली और सिंपलीफाइड लैंग्वेज करना है, तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है और यहाँ पे ये एमर्जेंट डायरेक्शन है, ये एमर्जेंट डायरेक्शन हो गया। गुड। तो इंसिडेंट और एमर्जेंट डायरेक्शन में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। अब इसको भी एक नाम देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ई। तो दिस इज ई पॉइंट। ओके, तो अब सबसे पहला काम, यू नीड टू नो एग्जैक्टली ऑल द एंगल्स। गुड। नाउ प्रॉब्लम ये रहता है कि डेरिवेशन याद ही नहीं रहता, स्टार्ट कहां से करना। सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, देयर इज अ ट्रिक, मैंने बताया था। अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, ये तीन वर्ड्स, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल। अपर ट्रायंगल, अब मैं ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, QER, ये अपर ट्रायंगल है, QE एंड देन R। गुड। अब वेल फाइन, मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा बड़ा दिखाया है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं, थोड़ा सा, नॉट मच। फाइन, इसको इंटेंशनली थोड़ा बड़ा दिखाना है, जानबूझ के थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे एंड देन आई विल इंक्रीज दिस आल्सो लिटिल बिट, एनीवे समथिंग लाइक दैट। तो ये आ जाएगा आपके पास QE एंड R। अब देखो ये एंगल I है, ये टोटल एंगल आएगा I, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, और उस I में से नीचे का पार्ट है R1, तो ऊपर क्या आ गया, I माइनस R। ये E है, ये टोटल एंगल E है, नीचे का पार्ट R2 है, तो ऊपर आएगा E माइनस R2, और ये बाहर है डेल्टा। यू सी डेल्टा
is exterior angle, and according to exterior angle theorem, exterior angle is sum of two remote interior angles of the triangle. तो यहां से आपको मिलेगा डेल्टा इक्वल टू आई प्लस R1 प्लस प्लस ना आई माइनस, हाँ ओके गुड, आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2. तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, माइनस कॉमन निकाल लो R1 प्लस R2. तो अपर ट्राइंगल, फिर क्या बोला था मैंने, लोअर ट्राइंगल. अब फिर लोअर ट्राइंगल की भी बात कर लेंगे. लोअर ट्राइंगल में ऐसा है, ये लोअर ट्राइंगल है, एंड इन लोअर ट्राइंगल यू हैव थ्री एंगल्स. ये Q था, ये R था, ये D था, ये R1 है, ये R2 है. इसको एंगल D बोल देते हैं. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180. R1 प्लस R2 प्लस D इक्वल टू 180. गुड. तो R1 प्लस R2, R1 plus R2 is 180 minus D. Equation number 2, equation number 1. फाइन, ये हो गया. अब मैंने बोला था क्वाड्रिलेटरल, AQDR, AQ, ठीक है, वॉट एवर इट इज. अब प्लीज डोंट टेल मी दैट डायग्राम इज रॉन्ग, आई डोंट केयर. तो ये आ जाएगा ए क्यू, ये था डी, ये था आर. फाइन. अब आपको पता है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 होता है. तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी इज 180. ये एंगल एंगल का साइन में लिखने नहीं वाला, मैं ए प्लस बी बोल दूंगा. ए प्लस बी इक्वल टू 180. तो ए इक्वल टू 180 माइनस डी, इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 2 और 3 में से आपको क्या दिखता है, R1 प्लस R2 इक्वल टू A. ये आया फ्रॉम 2 and 3, और ये जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में. सो फ्रॉम 1 and 4, from 1 and 4 what you will have is delta I plus E minus A. So you will have I plus E equal to delta plus A. This is something very important. और मैंने बताया कि each of the intermediate steps are important. तो ये जो 5 इक्वेशन आपने लिखे हैं, ये पांचों के पे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो they can ask you questions on this. So there is no way skipping intermediate steps here. नहीं छोड़ सकते, रखना पड़ेगा साथ में. अब इसके आगे you need to take help of a diagram, angle of deviation and angle of incidence का diagram. अब इसके आगे we are stuck because we cannot do anything mathematically, neither we can use trigonometry here. So you cannot use anything. फिर आप बोलोगे चलो अभी क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं. फिर let's take a prism and do experiment. हम ऐसा करेंगे, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे और एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करते जाएंगे. तो व्हेन यू डू दिस, व्हाट यू नोटिस इज जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है. goes on decreasing reaches a minimum and then it starts increasing again. So what is happening with increasing angle of incidence, angle of deviation is decreasing, but then it reaches a minimum value. It reaches a minimum value here. और इस मिनिमम वैल्यू के बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन वापस बढ़ता है. इसको बोलते हो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. ये कब होता है, जब I इक्वल टू E हो. I इक्वल टू E का होना मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होना, और ये दोनों एंगल इक्वल होने का मतलब है ये जो QR है ये बेस BC को पैरेलल होता है. तो at angle of minimum deviation you need to know all this thing. At angle of minimum deviation, तो at delta equal to delta M, I equal to E, और I equal to E मतलब QR parallel to BC, QR parallel to BC, और QR parallel to BC का मतलब ये भी होता है R1 equal to R2, R1 equal to R2. ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो therefore you will get I plus I, है ना, I for an I नहीं, I plus I equal to delta M plus A. So you will get 2I equal to A
plus delta m, I equal to a plus delta m by 2. ये आपको मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. वेल अल्टीमेटली हमें चाहिए था प्रिज्म फॉर्मूला. प्रिज्म फॉर्मूला इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? अगर मैं ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता तो मुझे मिलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विच इज 1, राइट? करेक्ट. म्यू 1 मैं लिख देता हूं. अभी एक काम करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sin of angle in medium 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 into sin of angle in medium 2, which was R1. R1 था क्या? यस. तो यहां से आपको मिल जाएगा, ये तो 1 है और म्यू 2 को मैं म्यू बोल देता हूं, तो 1 sin I equal to म्यू sin R1. therefore म्यू इक्वल टू sin I by sin R1. I तो आपने फाइंड कर लिया, a प्लस डेल्टा m बाई 2. अभी R1 कैसे फाइंड करोगे? R1 इक्वल टू R2, बट समवेयर यू हैव रिटन R1 प्लस R2 इक्वल टू a. इक्वेशन 4 से equation 4 becomes R1 equal to R2 equal to R1 plus R2 equal to A. So R1 plus R1 equal to A. So 2R1 equal to A. So R1 equal to A by 2. तो ये R1 की वैल्यू और I की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A बाई 2. अरे A बाई 2. ओके गुड. ये आ गया आपका प्रिज्म फॉर्मूला. नाउ द थिंग इज वन मोर स्टेप. सो दैट्स ऑल अबाउट प्रिज्म फॉर्मूला. अब ऐसा भी होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म मतलब जिसका प्रिज्म एंगल लेस देन 10 डिग्री हो. सो इफ द एंगल A, दैट इज प्रिज्म एंगल, लिखा है ना प्रिज्म एंगल? यस. इफ इट इज लेस देन 10 डिग्री then the prism is called as thin prism. So for thin prism you should know thin prism, और of course आपको पता होना चाहिए sin of theta for small angle. For small theta sin theta is theta और cos theta is not theta, it is 1. ये साइन कोसाइन के सीरीज एक्सपांशन से आता है which is a part of mathematics, जो बाद में कभी देखेंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास. तो sin theta is approximately equal to theta. तो for thin prism sin of A plus delta m by 2 will be approximately A plus delta. साइन भूल जाओ, बस इतना ही बोलना है हमको. Sin of A by 2 is roughly A by 2. Therefore mu is equal to sin of A plus delta m by 2 की जगह पे A plus delta m by 2, नीचे आएगा A by 2. कैंसल. ये A को शिफ्ट कर देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे तो A into म्यू A plus delta m. Therefore delta m equal to म्यू A minus A कॉमन म्यू minus 1A. ये आ गया आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. बट वेट अ मिनट, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो एंगल ऑफ डेविएशन के बहुत सारे वैल्यू में से एक वैल्यू था, राइट? तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज नथिंग बट वन वैल्यू फ्रॉम एंगल ऑफ डेविएशन. तो आप लिख सकते हो, m को भूल जाओ तो डायरेक्ट लिख दो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. रिमेंबर ये आप सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म के लिए यूज कर सकते हो. You cannot apply it anywhere you want. अगर एंगल ऑफ प्रिज्म strictly less than 10 डिग्री होगा, only in that case you will be able to use this. Otherwise आपको प्रिज्म फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो वो स्ट्रिक्टली थिन प्रिज्म के लिए है, थिन प्रिज्म के लिए. गुड. देन तो अब जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ द स्टेप्स. प्रिज्म फॉर्मूला अभी ऑफ कोर्स जेई नीट में डिराइव करने के लिए कोई बोलेगा नहीं, बट इंटरमीडिएट स्टेप्स पता होने चाहिए. और ये याद कैसे रखते हैं, मैंने ट्रिक बता दिया. अपर ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई करना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. लोअर ट्रायंगल पे सम ऑफ ऑल द एंगल्स
of a triangle, sum of all the angles of a triangle, और यहाँ पे sum of opposite angles 180. Sum of opposite angles is 180. So this is what you are supposed to do. इतना आपको करना पड़ेगा. And then इसके बाद तो फिर you have nothing, just use this equations, sum of opposite angles. इसके बाद यही जो फॉर्मूलाज आपको मिले हैं, इन फॉर्मूला का यूज करके you will get I plus E equal to A plus delta. Good. Then you will take help of what is this called as empirical, experimental results. That what is happening as I is increasing, delta is decreasing, then delta becomes minimum for I equal to E, and then it starts increasing again. तो I equal to E मतलब angle of incidence equal to angle of emergence अगर होगा तो QR या BC को पैरेलल होगा. अगर QR या BC को पैरेलल है तो R1 equal to R2 है. तो ये सारे conditions use करके you will get I equal to A plus delta M by 2. Now similarly R1 will be A by 2. अब sometimes when they ask you question, वो ना आपको A बता देंगे A बता देंगे, डेल्टा M नहीं पता होगा मे बी, और आपको बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फाइंड करो, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. फाइन. So you are supposed to use mu sin of A plus delta M by 2 upon sin of A by 2. But you know what is A, or maybe you don't know A, but you know what is R1 and R2. अभी R1 पता है तो यहां से मिल जाएगा. मान लो डेल्टा M नहीं पता लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? You don't know delta M, you know A, yes, fine, but you know what is delta M. क्या करेंगे फिर? What is this? नहीं, A plus delta M by 2 is what? Angle of, हो गया. तो डायरेक्टली जरूरी नहीं हर बार उसी मोड में रहना है. It's not necessary कि आपको ऐसा ही याद रखना ऊपर आए. तो many times this happens that उन्होंने लिखा है, क्लियर कट लिखा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, म्यू फाइंड करो. डेल्टा मेरी नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये आपको दिया हुआ है I. You have value of I which is given to you. Fine. So that's it for today because we have less time today.